बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलई साहब, आज हमारे दोस्त हैं कल्बी अली, जो कि डॉन अखबार में काम करते हैं और बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान रिसेंटली एक जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अब जो उसके आफ्टर मैच शॉक्स हैं उनके बारे में इनसे गुफ्तगू करें। तो सवाल आप आफ्टर पहला मैच कीजिए। शॉट्स तो देखिए वैसे आते रहेंगे अभी भी। डोनाल्ड ट्रंप भी जब मिडिल ईस्ट के टूर पे हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने हर जगह जाके बात की है। लेकिन मैं कल्बी अली साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ फ्रैंकली कि बहुत ज़्यादा यहाँ भी हम माशाल्लाह ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज यौम शक्कर भी मनाया गया है कि जनाब हमने इंडिया को तारीखी एक पछाड़ दी है। तो इंडिया को तो सारे हम कर रहे हैं, रताड़ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ने भी आपके ख्याल में कुछ हासिल किया है इसमें से? पाकिस्तान ने क्या गेन किया है इसमें से? ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। आपकी नज़र में क्या इस पे आपका राय है कि पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल से क्या हासिल किया? ये इसी मौजू पे मेहताब भाई से भी बड़ी डिस्कशन हो रही थी। आप देखें ना, हमारा एक क्लेम्स है कि हमने कितनी मिलिट्री सक्सेसेस की। इंडियंस का भी एक बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे फेवर में ज़्यादा है। उसका वन ऑफ द रीज़न्स क्या है? इसकी वजह और से आपके ख्याल में वजह क्या है? इसका मेरे ख्याल से इसका वन ऑफ द बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो इतने लोगों ने फ्लोट कर रहे थे इंफॉर्मेशन, ISPR, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो उसको फाइल कर रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री मीडिया हो गया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया वाले, ये लोग बहुत ज़्यादा रियलिज़म के नज़दीक थे। इंडिया में जो बदकिस्मती हुई, जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया वालों को जो थोड़ी बहुत सच या सही खबर उनको तस्लीम भी कर रहे थे, वो विद इन नेक्स्ट आवर वो क्यों मिस कर लेकिन गए? कल्बी अली साहब, ये नहीं समझते आप कि पूरा इंडियन मीडिया एक्सपोज हुआ है कि जो झूठ मूठ है। मसलन मैंने इनको कहा कि मुझे तो इस्लामाबाद में इस तरह से महसूस हो रहा है कि मैं, मेरे ख्याल में जन्नत से या पता नहीं कहीं से गुफ्तगू कर रहे हैं हम, चूँकि हम तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मतलब मैं हाँ, इस तरह की यही चीज़ों को तो बिल्कुल आप कम मैं अज़ कम। आपसे यही बात कह रहा हूँ कि अगर जो शख्स कोई एक आम ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ इंडिया है, जिसको नहीं पता, ऑर्डिनरी सिटीज़न बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके नज़दीक तो यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी खबरें थी। लेकिन अगर वेस्टर्न मीडिया वाले, डिप्लोमेट्स या कोई भी पढ़ा लिखा एक इंडियन भी होगा, तो उसको तो पता लग जाएगा कि भाई रावलपिंडी में या लाहौर में कोई सी पोर्ट ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें फैसलाबाद का सी पोर्ट था मेरे ख्याल हाँ, में। तो नहीं लाहौर में लाहौर में भी सी लाहौर पोर्ट, में बंदरगाह। और लाहौर में वो बंदरगाह। बंदरगाह हमारी भी पिंडी की बंदरगाह पे भी एक साहब ने उड़ाया हुआ वैसे था। मैंने तो कहा था जी लाहौर में बंदरगाह बोले तो चिड़ियाघर। और अगर वैसे आप टेक्निकली देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद दुनिया के उन चंद शहरों में से है जहाँ पे कोई रिवर भी नहीं है। ज़्यादातर सिटीज़ ज़माने कदीम से, है ना, ब्रोंज एज से भी पहले से रिवर्स के नज़दीक बने हैं, और ये वाहिद सिटीज़ में से है रावलपिंडी इस्लामाबाद जहाँ कोई रिवर भी नहीं है। तो ये तो सी पोर्ट तो दूर की बात आपके है। ख्याल में कल्बी साहब गेन तो क्या किया अब पाकिस्तान ये जो ने? मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये एक सबक सीखने का है। अगर सीखें तो हमारी लार्जर इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें मिलिट्री भी है, जुडिशरी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और पॉलिटिकल एंड्स के लोग भी हैं, जो एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी और बड़े उसको हाई दे रहे थे इमरान खान साहब के दौर में लोग, कि जी मीडिया को कैसा होना चाहिए, और दे वांटेड कि जी मीडिया हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में काम करे। मिसालें इंडिया की दी जा रही थी उस वक्त। अब इसका रिज़ल्ट भी उनको महसूस करना चाहिए, और जो लोग इसके फेवर में थे अब उनको भी तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान में हम सब सोबर क्यों हैं? क्योंकि एक स्ट्रक्चर के अंदर हैं। यहाँ पे PFUJ जैसी एक तंजीम इंडिया में कोई नहीं है। यहाँ के क्लब्स, जैसा भी नेशनल प्रेस क्लब है, दिल्ली का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बॉम्बे का भी नहीं है, कलकत्ता का भी नहीं है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है। अगर इतनी ज़्यादा कोई शख्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो हम सब इदारे वाले कम या ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कहने की कोशिश करते हैं। हर शख्स अपनी एक बंदिश में है। ये नहीं है कि अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी कह देगी तो हम उसको 100% तस्लीम करेंगे। यहाँ से ही हमारा झगड़ा होता है हुकूमत से, कि हम 100% उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन इसका फ़ायदा भी हुकूमत को और मुल्क को हुआ है कि हमारा नैरेटिव, थोड़ा सा भी नैरेटिव 3 दिन बाद गया लेकिन पक्का गया। उनका पहले दिन बड़ा नैरेटिव गया, दूसरे दिन कम गया, और तीसरे दिन से उनका नैरेटिव ख़त्म हो गया। सैटरडे से जब जाना चाहिए था। अब तो मशकूक हो गया ना। लेकिन ये भी एक वैसे कल्बी साहब बदकिस्मती कह लें हमारे इस जो पाकिस्तान इंडिया आज राइवल हैं उनकी जो लड़ाइयों की है कि दोनों तरफ हमेशा से ही क्लेम करते रहे हैं कि हम जीते हैं जंग। दूसरी बात ये है कि अभी भी वो ऐसे ही करेंगे। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, ये कह रहे नहीं हैं हमने गिलानी बड़ा साहब, अच्छा मैं काम जो किया। पॉइंट कह रहा हूँ,
इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी ज़्यादा इसलिए तस्लीम किया गया क्योंकि लोगों को पता लग गया ये सोबर लोग हैं, ये जो कुछ भी कह Authentic रहे बात कर हैं रहे थे। ऑथेंटिसिटी के नज़दीक हैं। ना नज़दीक जो कह सकते हैं। मतलब 100% तो कहीं पे भी कुछ नहीं होता, लेकिन पहले इंडिया का नैरेटिव फिर भी कुछ ना कुछ चलता था। इस बार टोटली फ्लॉप इसलिए हुआ कि जो मैंने मिसाल दी कि जो लोग कहते थे कि हमारा एक नेशनलिस्टिक मीडिया होना चाहिए, जो ख़ास तौर से फवाद चौधरी साहब बड़ा पुश करते थे, मैं अगर उनको मिसाल देखना दे दूं, चाहिए। वो चाइना की और यूएई, मिडल ईस्ट की मिसाल दिया करते ईरान, यूएई, रशिया, और इसकी और इसमें इंडिया की बहुत ज़्यादा, कई बार वो कह चुके हैं इंडिया का मीडिया कितना नेशनलिस्ट है। तो वो जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा, अफरादी क़ुव्वत भी हमसे ज़्यादा, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हमसे ज़्यादा हैं, सब कुछ के बावजूद वो अपनी एथिक्स और दिमाग से फारिग हो गए थे, जिस वजह से अब रिपब्लिक टीवी के पास किस चीज़ की कमी है? पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, सब कुछ के बावजूद भी वो जब बोलते हैं तो पहले दिन लोगों ने बड़ी संजीदगी से सुना, और जब असल सीज़फायर हुई, जब टाइम था इंफॉर्मेशन फ्लोट करने का, तब तक लोगों ने उनको शट ऑफ कर दिया था कि किसी ने भी चाहते ही नहीं थे कि इनकी इंफॉर्मेशन हम अपने यहाँ कोट करें। जी हाँ, लेकिन ये बात भी इसकी मैं यही कह रहा हूँ कि सॉरी, माय पॉइंट इज़ कि अब अथॉरिटीज़ को समझना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ बनता है, उसको ख़त्म करने से नुकसान इन द लॉन्ग रन पूरे स्टेट का होगा और आर्मी का भी हो सकता था। अब जैसे इस वक्त पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स का हुआ कि वो अगर थोड़ी सी भी क्लेम जो जस्टिफाइड क्लेम भी होगी, लेकिन वो अब उनका नैरेटिव नहीं बिक रहा, कोई नहीं लेना चाह रहा उनसे। क्वेश्चन मार्क एक लग गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कलबेली साहब, होना चाहिए ये जो आप अप्रोच बात कर रहे हैं मीडिया की, लेकिन मीडिया पाकिस्तान में भी तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है बदकिस्मती से, फ्रैंकली स्पीकिंग। सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि आप लें जो आप नेशनल लाइन एक लेना चाह रहे हैं ले, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन की जाती है, मैं समझता हूँ कि किसी भी मीडिया हाउस को इंडिपेंडेंटली इसको जांचने का, उस पर क्वेश्चन करने का हक तो ज़रूर हासिल है। बिल्कुल, और यही मैंने चीज़ भी है कही, मेरा ख्याल हाँ। है जो इंटरनेशनल मीडिया ने, जो आप आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, कि उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए कि भाई ये चीज़ तो है ही नहीं जो आप चीज़ कह रहे हैं। तो कम से कम हमारे यहाँ भी ये करना चाहिए। सक्सेस सही है आपकी बात, लेकिन क्वेश्चनिंग, इंडिपेंडेंस, कॉम्प्रोमाइज़ इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना। मैं इसमें ऐड करूं, ये बड़ा फिर एक और कंट्रोवर्शियल सा मिसाल आ जाएगी क्योंकि काफ़ी लोग माइंड कर जाएंगे। मुशर्रफ के दौर में जब पहले खोला गया मामला, तब हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे और गलतियां भी करते थे। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक ना एक स्पोक्स पर्सन होता था। हमें इंफॉर्मेशन का एक फ़्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ऑफिशियल साइड बहुत बेहतर था। ISPR स्ट्रेंथन हुआ। इंफॉर्मेशन अभी भी जो इंडिया ने जो प्रॉब्लम की कि वो अनऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि उनका स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, सारे उनके सोशल मीडिया वाले या रिपब्लिक टीवी या मीडिया वाले, अपना उन्होंने कमज़ोर कर लिया था। बैक फुट पे बैठ के पीछे से बस डोरे हिला रहे हैं। तो ये हमारी अथॉरिटीज़, मतलब इट्स नॉट कि इंडिया को क्या करना चाहिए या दुनिया को, मैं बात कर रहा हूँ हमारा फ्यूचर, पाकिस्तान एज ए नेशन, एज अ स्टेट एंड फॉर इवन द फोर्सेस, क्योंकि स्ट्रेटेजिक साइड पे फोर्सेस का ही की रोल है, जुडिशरी का रोल नहीं है इस केस में। इन तीनों के लिए भला होगा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट और जो अल्लाह का शुक्र है एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ मीडिया यहाँ बन चुका है, इसको स्ट्रेंथन करें। कमज़ोर करेंगे तो रिज़ल्ट वही है जो अभी फेस कर चुके हैं वो लोग। पीका के कानून के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीका के बारे में मेरी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा राय है, क्योंकि पीका का लॉ ठीक है। अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एनी लॉ इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। लॉ इटसेल्फ, उसके अंदर कोई फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आया। मैंने काफ़ी लोगों से बात की, बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कशन की, कुछ सोशल मीडिया वाले भी आए थे एक बार, और उन्होंने पहले डिस्कशन करने के बाद उनमें से 4 थे, उन्होंने मेरा प्रोग्राम ही नहीं किया। तो मेरी इस पर एक दो और दोस्त हैं बाहर, उन्होंने मुझसे इस पर काफ़ी डिस्कशन की थी। मैंने लेकिन मसला वही है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ये मिसयूज़ ऑफ लॉ जो है या अब्यूज़ ऑफ लॉ। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में ये एक प्रॉब्लम है? आप मुझे कोई बात आपकी पसंद नहीं आई, मैं आपको किसी भी कानून के तहत अंदर कर दूं। SHO की जो पावर है। मेहताब साहब एक मिनट, मैं यहाँ, ताकि हम डायरेक्टली आ जाएं पीका पे, इस पे अगर आप लोग कभी समझें तो हम अलग पूरा प्रोग्राम कर लेंगे एंड आई ओपन अप द लॉ, सारे पेजेस सामने रख के। लेकिन बात यह है कि अब्यूज़ ऑफ और एक्सप्लॉयटेशन जो है ना, उसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए वैसे ही कोई भी कानून और कोई भी चीज़ डाली जा सकती है और डाली। अच्छा चलिए इस पे बाद में डिबेट कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया के ऊपर वापस आते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया की जंग थी, ये पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में इंडिया को मात नहीं दे दी?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये और चाइना की वजह से है या किस वजह से है? हाँ, ये एक और बात है, ये हमारी वही जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे जो लार्जर इस्टेब्लिशमेंट, लार्जर से मुराद है सिर्फ अकेली आर्मी नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे की पॉलिटिशियंस हैं वो भी शामिल करके मैं लार्जर इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ। हम टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट। इंडिया को जो अगर मार पड़ी है उसके बेसिकली दो बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है ओवर कॉन्फिडेंस। अपने इन्हीं के जाली मीडिया की रिपोर्ट्स के बेस पे एज्यूम कर लिया था कि हम इस वक्त फ्रांस, अमेरिका, इसराइल के टक्कर में हैं। इसराइल वालों की भी मेनली क्या औकात है, उन्हें दो बंदे उनके मरते नहीं हैं, डायरेक्टली जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, दुनिया के टेक्नोलॉजी में टॉप एंड के कंट्रीज़ यही हैं। इनकी नेवी और इनकी एयरफोर्स वहाँ खड़ी होती है। सऊदी अरेबिया और यूएई वाले उनको फाइनेंस कर रहे हैं। ईरान वालों ने मिसाइल अभी मारे भी नहीं थे कि जॉर्डन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और सऊदी अरब ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जब इसराइल को इतने बड़े बड़े लोग प्रोटेक्शन दे रहे हों तो बात और है। इंडिया को कौन प्रोटेक्शन देने आया था, उनकी तरफ से कौन लड़ने आया था? उनका ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द मीडिया। दूसरे नंबर पे ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ दिस थिंग कि जी हमारे साथ इसराइल के एडवाइज़र्स आ गए हैं। तो मैंने बता दिया कि इसराइल की हकीकत ये है, उनके अपने एडवाइज़र्स ने कोई काम नहीं किया था, ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, इसलिए उनकी बचत रही है और होगी आगे। इन दोनों चीज़ों ने ही इंडियंस को एक्चुअली मरवाया है। अगर वो रियलिस्टिक रहते जैसे हम थे कि हमें पता था कि भाई हमारी क्या औकात है, क्या पोजीशन है और हमारी क्या प्लेसमेंट है, हमने इसमें से अपना ऑप्टिमम बेस्ट यूजेज कैसे करनी है, तो वो बंदा करता है। हमारी टेक्नोलॉजी एक से थोड़ी सी बेहतर ही मैं समझता हूँ इंडियंस के पास भी होगी, लेकिन बात यही है कि जब बंदा स्ट्रेस में जाके मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है तो उसके नंबर कुछ और आते हैं, और वो बंदा जो सोचता है यार वो पेन की तरह यार चलो चलो मैट्रिक देने जाना है, और मैं तो मैट्रिक से क्या बड़े बड़े करते रहा हूँ काम, वो फिर उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आता है। अच्छा ये बताएं, चलिए एक आपने आज भी बता दिया पाकिस्तान ने गेन किया। अब इस गेन की क्या आप समझते हैं कि आगे पाकिस्तान किस तरह इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो अब सीज़ फायर हुआ है इसके बाद की सूरत हाल आपके ख्याल में आगे क्या होगी? देखिए पाकिस्तान की पे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वी शुड नाउ फोकस मोर ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो उसमें तो मैंने कहा कि हमारी मेजर स्ट्रेंथ माइंड मेकिंग से लेके हर जगह पे हमारी रही है, वो मीडिया थी। तो अथॉरिटीज़ शुड अंडरस्टैंड एंड स्ट्रीमलाइन मीडिया। बकवास करने वाले लोगों को डिस्करेज होना चाहिए। हमारे अंदर हम भी करते हैं, एंड यू नो इट कि हम PFUJ में कितनी कोशिश करते हैं। किसी किस्म का कोई बच्ची के साथ कोई डिस्टर्बेंस करके देखे हम कितना सीरियसली लेते हैं, और कोई जो बड़े बड़ी छोड़ूगिरी वाले लोग हैं उनसे भी हम काउंसलिंग टाइप करते हैं, सोशल मीडिया वालों से भी। तो सरकार को भी लॉस को और अपने सिस्टम को बिल्कुल पॉलिटिकल नैरो पॉलिटिक्स में नहीं घुसा देना चाहिए कि मैं अगर एक पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, करप्शन को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ तो उस पूरी की पूरी तंजीम या उस पार्टी या उस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें डिफरेंशिएट करना चाहिए, ये सरकार का काम है, वो करेंगे तो हमारा सबका इन द लॉन्ग रन फ़ायदा है। रही बात सीज़ फायर की, ये एक बड़ी सीरियस टॉपिक है। अमेरिकन ने भी जैसे ट्रम्प साहब ने एप्पल वाला जो बयान दिया है, तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉट सो सिंपल फॉर इवन इंडिया। तो ये एक बहुत ऊपर की बात है, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन मैं तो वी आर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान ओनली, स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान, स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान, और इसी से ही मुल्क बनते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हमारी आबादी भी बढ़ रही है, इंडिया जैसा एक नेबर भी है हमारा, बाकी भी रीजन में जो बाकी ममालिक हैं वो भी अगर हमसे भी बहुत खुश नहीं है तो इंडिया से भी बहुत खुश नहीं है। तो ये पूरे इस रीजन का जो साउथ एशिया है, इसका वे फॉरवर्ड आपकी नज़र में क्या है? क्या इसी तरह से ये पाक इंडिया अपने गिर्द ही सबको घुमाते रहेंगे, या कोई मिल के कोई रीजनल ब्लॉक की तरफ भी मामला जाएगा? जब मेरी तो अपनी ज़ाती शुरू से ही 10 साल से तो ये वाज़ेह तौर पे हर रोज़ मैं कहता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 4 मुल्कों का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ जो समझदार बंदा होने की कोशिश करता है ना वो भाग जाता है। तो इसका तो कोई फ्यूचर इसलिए नहीं है कि ये जो मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ, इन 4 मुल्कों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी गारंटी कोई नहीं है। बांग्लादेश एकदम से ऐसा यू टर्न ले लिया कि बिल्कुल डिफरेंट हो गए, और इतना पहले स्ट्रिक्ट लाइन नहीं लेनी चाहिए थी, और अब इतनी ज़्यादा जो डिफरेंट लाइन ले रहे हैं कि इंडिया से लड़ने पे आ रहे हैं, वो भी नहीं लेनी चाहिए। हमारा भी यही हाल है कि क्या हम अफ़गानिस्तान के दुश्मन हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, क्या हैं? एक नॉर्मल लाइन्स क्यों नहीं टो कर सकते हैं? इंडियंस ने भी बिल्कुल जंग छेड़ी हुई है, हमारा पानी रोक देंगे, प्यासा कर देंगे, भूखा कर देंगे, और ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कहेंगे जी हम मिल के एग्रीकल्चर की तरक्की की बातें करते हैं।
तो वो जो इनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स है ना इन मुल्कों में, जिसकी वजह से कि आपने खुद, हम में से किसी को आइडिया नहीं था कि आप श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा जब हम मिसाल दिया करते थे उनकी। फिर एक और गलत मिसकंसेप्शन जो हम सबको दिया जाता रहा है कि जी लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा या जॉब ज़्यादा होंगी तो इकॉनमी और ये सब चीज़ें सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो श्रीलंका की लिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 80-90% है, इकॉनमी भी ठीक थी, एकदम से डिफ़ॉल्ट भी कर गया। तो इट्स ऑल टू डू विद द पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स इन दीज कंट्रीज़, और जिसकी वजह से ये लोग ऐसे ही रहेंगे, बूम बस साइकिल रहेगा जी सर। गिरते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये अब ये भी देखें कि क्या आपके ख्याल में फिर मीडिया पे एक एलिजिडली, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये जो एक क्वेश्चन है ये आगे मज़ीद मजबूत हो जाएगी फिर मीडिया की और इंस्टीट्यूशंस की मौजूदा सूरत हाल के ये अब हमने भी बात करनी है, मैंने भी, और आप लोग भी करिएगा, जो हमारे लीडर्स हैं मीडिया के और जो हमारे मैनेजमेंट्स के लोग हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी अप्रोच है, दे शुड ऑल्सो, और मैंने जो जहाँ मेरी अप्रोच है, जिन लोगों से मेरी बात होती है, मैं उनको यही पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ कि वी डिड नॉट विन बिकॉज ऑफ द मिसाइल्स और समथिंग, वी विन बिकॉज ऑफ आवर क्रेडिबिलिटी। हमने कहा जी 5 जहाज़ गिराए हैं, तो दुनिया ने मान लिया 5 गिराए हैं। अब हम 6 अगर- हो गए हैं। अब मतलब एक ड्रोन था और 5 जहाज़ थे, यानी कि हमने 3 रफेल को कहा तो दुनिया मान गई कि जी ठीक है, 3 नहीं तो 1 तो गया ही गया। हाँ, शुरू में तो नहीं मान रही थी, लेकिन मेरा मतलब कहने का है कि हम अगर इसको क्लेम करते कि हमने जनाब 50 ये कर दिया और 100 ये कर दिया और तो दिल्ली में ये हो हाँ, गया, तो फिर हमारे एक पे भी कोई नहीं मानता। फिर वो होता है दोनों ही एक से हैं, 2 बंदर नाच रहे हैं। तो ये अब, और पॉलिसी मेकर्स की तरफ मैं भी कहता हूँ, जो इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ मेरी मुलाकात होती है, कि भाई वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर ह्यूमन रिसोर्स इन दिस सेक्टर। और ये उनका फ्लॉ तालीम या उनके पास पैसा या टेक्नोलॉजी का फ्लॉ नहीं था, ह्यूमन रिसोर्स की फ्लॉ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। जैसे एक सिर्फ छोटा सा ऐड कर दूं कि हम में और कोरिया में फ़र्क क्या है। पहले वो हमसे चीज़ें मांगते थे, अब उनका ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा हो गया कि वो चीज़ें खुद कर लेते हैं। सही है। दैट्स द पॉइंट कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी बात, इस पूरी गुफ्तगू का टेक अवे आपकी तरफ से, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, मतलब आप कोई आखिर में कोई बात के मीडिया के हवाले से या ओवरऑल जो भी कहें पाक इंडिया तनाज़ुर में। पाक इंडिया तनाजुर में और पाकिस्तान अकेले में भी, दोनों मुल्कों में एक बहुत सीरियस इशू जो है ना, डैट इज़ करप्शन। और इस करप्शन और मिसमैनेजमेंट को डाइवर्ट करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि शेर आ रहा है या जो भी आ रहा है, ये इधर से वो आ रहा है, उधर से ये आ रहा है। वी नीड टू मैनेज आवर करप्शन, और मीडिया वालों को चाहिए कि वो भी, मैनेजमेंट्स को भी, और जो मीडिया के जो हमारे यूनियंस हैं और जो क्लब्स हैं, कि वो भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें, अपने आप को अपने पाँव में खड़े होने की कोशिश करें। तो ये एक 2 बेसिक चीज़ें, क्योंकि मीडिया की इसलिए कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वी आर एक्चुअली द वंस हु कैन एक्सपोज द फेसेस। बिल्कुल ठीक है गिलानी साहब, इजाज़त लेते हैं। मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स दीजिए। और कल्बी अली साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कभी कभार हमारे प्रोग्राम में अपीयर होते रहा करें, ताकि हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे भी जो है वो बातचीत हो सके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।